नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रदेश में कोविड-19 की चुनौतियों के साथ जिस तरह से सरकार और चिकित्सा जगत के साथ जनता ने गंभीरता दिखाई, उसका परिणाम है कि 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश भी सुरक्षित है। हमने शुरुआत 72 टेस्टिंग से की थी और 1,72,000 या 1,80,000 टेस्टिंग तक का लंबा सफर तय कर चुके हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने का काम किया है। सरकार ने भी सारे संसाधन आपकी जान बचाने के लिए झोंक दिए हैं। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे आग्रह कर रहे हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप इससे सचेत रहें, अपने साथ साथ परिवार और समाज को भी इससे बचाए रखें। वैक्सीन को लेकर सरकार पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आपको कोरोना से जंग जारी रखनी है। कोरोना से कोई समझौता नहीं करना है और पिछले अनुभवों के साथ आगे का सफर तय करना है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। प्रोफेसर सुधीर सिंह जी हैं जो केजीएमयू से हैं और डॉक्टर प्रशांत कुमार हैं जो यूनिसेफ से हैं। प्रधानमंत्री जी ने इन सारे मुद्दों पर क्या कहा है उनको सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है। आज मैं प्रारंभ में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं हुई है, एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बात की और उनसे सुझाव भी मांगे कि कोरोना से जो आने वाला फेज है, जो आने वाला समय है सर्दी का, उससे कैसे बचा जा सके। और वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं उससे इतर सरकार ठोस कदम उठा रही है। सरकार चूंकि मीडिया नहीं है कि कुछ भी बता दे और कल मुकर जाए, तो सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 160 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड से दिया गया है कि वेंटिलेटर लोगों को उपलब्ध रहें। और गांव तक जो चिकित्सा सुविधा है उसमें कोरोना के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं, जो आसपास के जो सरकारी चिकित्सालय हैं या प्राइवेट अच्छे चिकित्सालय हैं, उनमें सुविधा मुहैया कराया जाए, ये प्रयास किया जा रहा। सुधीर जी, जो प्रयास हैं वो सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों से बात की जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। उन्होंने तमाम और तैयारियों पर भी फोकस किया कि हम आगे के भविष्य की तैयारी करें। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि ये कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, यानी हमारी जो सतर्कता है वो नहीं टूटनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जनता इसको समझेगी, जो हालात अभी रहे हैं इस 15-20 दिन, महीने भर में? देखिए, जो रामेन जी, सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो वर्तमान युग है इसमें एक बहुत बड़ा जो हमारा जो देखने में आ रहा है, जितना भी मीडिया के साथ सहयोग आ रहा है और उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि वो हम सभी के सभी
अब आजकल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर यदि कुछ घटना फ्रांस में घटती है तो तुरंत आप तक उसकी सूचना पहुंच जाती है। कुछ जर्मनी में हो रहा है तो उससे आप लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा का पूरा जनतंत्र ऐसा नहीं है कि भारत की ही स्थिति को देख रहा हो, उसकी स्थिति को भी देख रहा है। जो वैश्विक स्थिति पर कोरोना की स्थिति चल रही है उस पर भी लगातार ध्यान रखे हुए है। तो इससे एक ऐसा सकारात्मक प्रभाव आप देख सकते हैं कि जब वेस्टर्न में हम लोगों ने अभी से एनालाइज करना शुरू कर दिया है कि वेस्टर्न जो कुछ कंट्रीज हैं उसमें कोरोना का जो सेकंड वेव है वो शुरू हो चुका है, केसेस सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने जो बड़े सिटीज हैं उनके आंकड़ों पर भी गौर कर रहे हैं। तो यदि हल्के से भी उन आंकड़ों में थोड़ी बहुत भी वृद्धि होती है तो हम लोग सबक ले चुके हैं, पहले से हम लोग तैयार हैं। तो निश्चित रूप से जो जनता है उसकी भी एक मानसिकता डेवलप हो गई है। यदि आप देखेंगे तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि जनता बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। केवल यदि हम कुछ मार्केट का एग्जाम्पल लें जो अभी त्योहारों के सीजन की वजह से हुआ है तो उससे पूरी की पूरी स्थिति को नहीं तौला जा सकता। हाँ, उसकी पूरी समग्रता को आप एक साथ नहीं ले सकते। अभी भी लोग बाग सजग हैं, त्योहार का मौसम बीता लेकिन लोगों ने अपने यहाँ पर किसी तरीके से अभी तक पार्टीज या इस तरीके की जो चीजें हुआ करती थी, दिवाली की भव्यता भी वो उन्होंने नहीं करी है। तो निश्चित रूप से सभी लोग बाग जो ये बीमारी है इससे उनकी एक जो धारणा डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है, और वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ साथ जो भी जागरूक मीडिया के भी दिशा निर्देशों का अवश्य पालन करेंगे। बिल्कुल। जो जनता है वो सुधीर जी कह रहे हैं कि सतर्क हैं लोग और समझ रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, उन हालातों से कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी लगभग जनता ने भी की। अगर सरकार ने की, चिकित्सा जगत ने की है तो जनता ने भी तैयारी की कि कैसे सुरक्षित रहा जाए। प्रशांत जी, विगत 11 महीनों में जब से कोरोना आया है किन किन बदलावों से दुनिया गुजरी है और भविष्य क्या देख रहे हैं, क्या भविष्य दिखता है आपको? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है। मैं यूनिसेफ में हेल्थ ऑफिसर के पद पे काम करता हूँ। जैसे आपने पूछा कि पिछले 11 महीने से जो कोविड का जिस तरह से ये बढ़ाव होते आए हैं तो हम सभी देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय में ये कोविड का नंबर बढ़ना देखा है हमने। पहले चाइना में शुरू हुआ था, उसके बाद अमेरिका के कंट्री में आया था, यूरोपियन कंट्री में आया था और यूरोपियन कंट्रीज में कुछ कम भी हो गया था। उसके बाद इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ था और इंडिया का केसेस जो है वो सितंबर में पीक तक जा चुका था। तो जो हम पिछले 11 महीने से जो देखते आए हैं उसमें यही चीज हम देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय में केसेस बढ़ते गया है। जी। तो इंडिया में जो पहला पीक था वो हमने क्रॉस कर चुके हैं। अब केसेस इंडिया में कम होते आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोविड से बच गए हैं या कोविड खत्म होने वाला है। ये कभी भी सेकेंड वेव दोबारा आ सकता है। इसीलिए हमारा जो सतर्कता है, जो शील्ड हमें गार्ड हमने रखना चाहिए वो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। बिल्कुल। सुधीर जी, जो कोरोना का पूरा काल रहा है उसमें कुछ डेटा आपके पास आ गए हैं। पहले आप कुछ नहीं जानते थे कोरोना क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे इससे बचाव के तरीके होंगे, किस प्रवृत्ति का है, कैसे लोगों तक नुकसान पहुंचाएगा। अब जो डेटाज आपके पास हैं उसको लेकर के क्या कुछ चीज़ें अब आगे की जो भूमिका है उसको लेकर के सजग हैं कि हम इस तरह काम कर सकते हैं? हाँ, देखिए रामेन जी, जो सबसे अच्छी बात जो अभी सामने आई है, जो देखने में मिली है कि जब हमने इस बीमारी का उपचार करना शुरू किया था, आरंभ किया था, तो हम इसके बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। लेकिन धीरे धीरे मरीज भी आए और मरीज आए और उसके बाद में ठीक होकर के गए। तो इससे मरीजों के साथ साथ जो हमारा एक पूरा स्वास्थ्य विभाग था उसमें बहुत मजबूती से कॉन्फिडेंस आया है। और इसके साथ ही साथ हमने, जो आपने सभी ने देखा है, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं ये इनकी हमने स्ट्रक्चर करके, और साथ ही साथ एक जो सबसे अच्छी पहल हम लोगों ने करी है कि हम लोगों ने वर्चुअल मॉनिटरिंग शुरू करी है, वर्चुअल आईसीयू डेवलप करे हैं। तो इस समय अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे लगभग 7,79,000, लगभग 7,79,000 किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जांचें कर चुका है। और जो अगर यूपी में देखेंगे तो आप 1,81,00,000 के करीब हम लोग जांचें कर चुके हैं। और जब हम मरीजों की भर्ती और उसके साथ उनके नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज की बात करते हैं तो
मोर्टेलिटीज आपकी यूजुअली अगर पूरा समग्र लेंगे तो 1 से 2%, और जो आईसीयू के गंभीर मरीज हैं वहाँ पर जैसे कुछ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको 8-9% मोर्टेलिटी मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यही है, वो अधिकतर मरीज में कोमॉर्बिड कंडीशन भी है। मैं आपके मूल प्रश्न पे आ रहा हूँ कि निश्चित रूप से अब एक खाका तैयार है दिमाग में कि किस प्रकार से इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी तैयार है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। टेस्टिंग सेंटर्स हम डेवलप कर चुके हैं, नंबर ऑफ टेस्टिंग हमारे पास एडुकेट है, स्ट्रेटेजी हमारी तैयार है, और अब साथ ही साथ आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं वो जो एक चैलेंज था उसके लिए भी हम अब बखूबी तैयार हैं। यानी अब वेंटिलेटर सुविधा और आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर सुविधा है, आईसीयू सुविधा है, लेकिन आपका ये है कि भाई अगर पूरे के पूरे ही प्रदेश को वेंटिलेटर या आईसीयू एकदम से प्रोवाइड कर देना बस में नहीं है, पर निश्चित रूप से अब हमने चूंकि वर्चुअल सेंटर्स डेवलप कर दिए हैं, केजीएमयू कई तरीके के सेंटर्स में लेवल 2 हॉस्पिटल्स में और एसजीपीआई लेवल 3 में वर्चुअल मॉनिटरिंग कर रहा है पूरे स्टेट में, इसलिए अब आपके पास में ये लोड एक ही या 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर नहीं आएगा, ये लोड बिल्कुल शेयर होगा, और निश्चित रूप से एक आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट पे भी आपको अच्छा इलाज मिल पाएगा। प्रशांत जी, जो ठंडी का सीजन है, जो कोरोना का दूसरा फेज आया, पहले कहा जा रहा था, हम लोगों ने डॉक्टरों की राय थी कि नहीं गर्मी होगी कोरोना समाप्त हो जाएगा, तो कुछ भी पता नहीं था। जिन ठंडे देश थे वहाँ कोरोना का प्रभाव ज़्यादा रहा, यूरोप हो अमेरिका हो वहाँ ज़्यादा प्रभाव रहा। ठंडी का समय है, क्या बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाएं लोग, जो आम आदमी है वो किस तरह कदम उठाए कि कोरोना से बच सके? वो अपनी बहुत अच्छा सवाल उठाए कि मौसम के बदलाव के साथ साथ क्या कोविड का बढ़ाव या कम होना ये संभव है कि जैसे हम अलग अलग कंट्रीज में देख रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका की कंट्रीज हो या चाइना के, अलग अलग कंट्रीज में जो देखते आए हैं, तो हर एक कंट्री में अलग अलग टेम्परेचर हैं। जैसे अब उत्तर प्रदेश में जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि 9 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर देख रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में ये पूरे साल में उसी टेम्परेचर में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कोविड का नंबर जो है वो काफी बड़ा हुआ था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से कोविड का उतार चढ़ाव नहीं रहा है। उनके दैनिक जो लाइफस्टाइल जो कहते हैं उसके ऊपर काफी उसका असर पड़ा है। जहां जो कंट्रीज में लॉकडाउन खुलने के बाद जो सेकेंड वेव बढ़ा है, तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो प्रिकॉशंस लेना है, चाहे वो ठंडे के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो, हमें उसी तरह का प्रिकॉशंस लेना होगा। वो क्या प्रिकॉशंस होता है? वो प्रिकॉशंस ये है कि हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा के लिए पहनते रहना चाहिए, और जब भी हम इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड इन्फेक्ट सरफेस को टच करते हैं तो अपना हैंड वॉशिंग जरूर करते रहें, चाहे सोप एंड वाटर से या सैनिटाइजर से। ये मिनिमम प्रिकॉशंस जब तक हम लेते रहेंगे तब तक के लिए हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर इसका हम कहीं पे भी नेग्लिजेंस शुरू हो जाते हैं, 11 महीने तक का काल समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी हमें उतना ही सतर्क रहना चाहिए जितना हम शुरू में थे। बिल्कुल, जितना हम पहले सतर्क थे उतना ही सतर्क रहना है, इसलिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, अगर डॉक्टर्स की हैं, सरकार की हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका परिवार है और आप समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। सुधीर जी, दिल्ली में कोरोना पेशेंट बढ़े हैं, हम लगातार सुन रहे हैं, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा का हो या अपर मुख्य सचिव सूचना, दोनों लोग कह रहे हैं कि उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, खासकर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ तक तो व्यापक पड़ रहा है, क्योंकि रोज आना जाना है। तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, किसी भी तरीके से जो प्रभाव है, प्रभाव को कम करने का जो शुरू से ही जो सरकार की जो दिशा रही है वो अच्छी रही है कि टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ाई जाए। जितने भी लोग बाग कांटेक्ट में आ चुके हों उनके साथ में आए हुए सभी लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। तो यही एकमात्र तरीका है, यही कारगर सिद्ध भी हुआ है। ये केवल एक राज्य या एक देश पे नहीं, पूरे विश्व में भी इसी की तरीके से जो टेस्टिंग का नंबर बढ़ाने के बाद में, कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के बाद में, और साथ ही साथ वहीं पर उन सभी लोगों को आइसोलेट करने पर ही इस बीमारी को कहीं पर भी रोका गया है। तो निश्चित रूप से जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास में अब जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग सेंटर्स हमने काफी डेवलप कर दिए हैं। हमारे पास में लेबोरेटरीज बहुत हैं, जहां कभी आपने पहले एक सेंटर लेबोरेटरी से शुरू किया गया था, अब नंबर ऑफ लेबोरेटरीज हैं,
और साथ ही साथ जितनी पूरी की पूरी कई देशों में मिलाकर के टेस्टिंग नहीं हुई है, उतनी हमारे यूपी में, या कहने को कहा जाए तो हम गर्व से कह सकते हैं कि केजीएमयू की एक सिंगल लैब में हो चुकी है। तो इसका सिंपल सा है कि हम जल्द से जल्द लोगों की टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद में उनको दूसरों के संपर्क में आने से रोकेंगे और वहीं पर इस बीमारी को किसी भी तरीके से इसका ठहराव लाएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा कि 258 सरकारी लैब हैं और प्राइवेट लैब 132 हैं, यानी 390 लैब उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। और कुछ और सुविधाएं भी दी जा रही हैं जो जिला अस्पताल पर हैं, जो प्राइवेट मेडिकल में हैं, जो सरकारी चिकित्सा सेवा है वहाँ भी दी जा रही हैं। प्रशांत जी, अगर ये बात की जाए कि वैक्सीन को लेकर के तमाम चीज़ें हैं कि वैक्सीन आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी तो क्या वैक्सीन आने के बाद चीज़ें आपको लगता है कि बदल जाएंगी? वैक्सीन आने के बाद तमाम और बीमारियां हैं, वैक्सीनेशन तमाम बच्चों के लिए हो रहा, तमाम और बीमारियों को हो रहा, तो क्या वैक्सीन आते ही कोरोना खत्म हो जाएगा, कोविड का दौर खत्म हो जाएगा, दुनिया बिल्कुल पुरानी तरह आ जाएगी? ये संभावना दिखती है क्या? ये बहुत लोगों के मन में है, क्योंकि आप रोज अलग अलग माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि वैक्सीन आने का बहुत नजदीक संभावना है। बिल्कुल सही है कि वैक्सीन आने का संभावना है, काफी उस पर रिसर्च चल रहे हैं और आने वाले दिनों में वैक्सीन आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना उम्मीद लेके हम बैठ नहीं सकते कि वैक्सीन आ जाएगा तो पूरा कोविड खत्म हो जाएगा और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पुराने जैसा हो जाएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि कोविड एक नया बीमारी जो हमारे बीच में आ चुका है, इसको झट से खत्म करना ये किसी के लिए आसान नहीं है और यह संभव भी नहीं है। और अगर वैक्सीन आ जाता है तो पहले वैक्सीन को जो दिया जाता है वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में दिया जाता है, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड के मरीजों से ट्रीटमेंट में है या अलग अलग सर्विसेज जो दे रहे हैं उनमें पहले दिया जाएगा। और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन, जो एल्डरली पॉपुलेशन होता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनमें दिया जाएगा। तो नॉर्मल लोगों में वैक्सीनेशन देने के समय आने तक और भी समय लग सकता है। तब तक के लिए हमारे पास जो उपाय है, बचने के उपाय जो है, जो मैंने पहले भी बताया था कि हैंड वॉशिंग करना, मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना। पुरानी दुनिया इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। पुरानी दुनिया इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। जो प्रशांत जी बात कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया, किस उम्र के लोगों को ज़्यादा खतरा है? कौन सी बीमारियां हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव इस दौर में पड़ेगा, जो ठंडी का सीजन आ रहा है? गर्मी के दौर में कुछ और था, क्या चेंज होगा कुछ सुधीर जी? नहीं, देखिए इसके बारे में अभी किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक डाटा किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। बस यही होता है कि जिन मरीजों में कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और साथ ही साथ वो अलग अलग तरीके की मेडिसिन पर पहले से ही हैं, तो अमूमन कोई भी इन्फेक्शन है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसमें चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे डायबिटीज का पेशेंट हो, या अमूमन कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो या हार्ट का पेशेंट्स हो। कहने का मतलब सिंपल सा यही है, जो व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी मॉर्बिडिटीज़ पर के साथ साथ जो मॉर्टेलिटी का हम लोग डाटा शेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि बिल्कुल यंगस्टर्स बिल्कुल सेफ ही हैं। ऐसा कहीं से कोई मिथ नहीं पाले अपने दिमाग में। किसी भी व्यक्ति में यह बीमारी घातक रूप ले सकती है, पर निश्चित रूप से जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनको अतिरिक्त रूप से सावधानी लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो लोग बीमार हैं वो ज़्यादा सचेत रहें, उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो ज़्यादा सतर्कता बरतें कि इस तरह की परिस्थितियाँ ना आने पाएँ। पोस्ट कोविड को लेकर के भी प्रशांत जी बड़ी दिक्कत आई है लोगों को। कुछ बीमार ऐसे लोग हैं जिनको कोविड निगेटिव आ गया, लेकिन उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही, दूसरी तरीके की दिक्कतें हो गई और फिर पॉजिटिव हो गए और उनको एडमिट कराना पड़ा। ऐसे पेशेंट क्या करें कि इस दिशा में ना जाएं? क्या चुनौतियाँ जो हैं कैसे कम हो उनकी? जैसे देखिए, बहुत सारे लोगों में कोविड जो है माइल्ड सिम्टम या बिना कोई सिम्टम के उसमें पूरा रिकवर भी हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हुआ था या मॉडरेट सिम्टम्स हुआ था, उसके बाद पूरा रिकवर भी हुआ है। कुछ जो परसेंट 1 to 5% के लोग जो होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के बाद आईसीयू में एडमिट भी हो सकते हैं।
लेकिन एक बार रिकवर हो जाने के बाद इन लोगों में से किन किन को पोस्ट कोविड का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। चाहे वो शुरू में एसिम्प्टोमेटिक रहे या माइल्ड सिम्टम रहे, और उनको लगातार काफी दिनों तक वो माइल्ड सिम्टम ही कंटिन्यू होते रहे। उसमें क्या होता है कि अगर अंदर लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है और लंग्स में डैमेज हुआ है, तो उन लोगों में पूरा रिकवरी होने में काफी समय भी लग सकता है। उनमें वो वापस नॉर्मल स्थिति में आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो अपना न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान दें, और रूटीन जो डेली एक्सरसाइज जो करते हैं, वॉकिंग करें या किसी भी तरह का वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस तरह का एक्सरसाइज करने के बाद ही वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने के लिए जल्दी वो सक्षम हो जाएंगे। सुधीर जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ये बेहतर काम कर रहा है और इसको करना चाहिए। इसको लेकर के डॉक्टर्स की क्या राय है? देखिए, जाहिर है कि डॉक्टर्स की राय के बाद ही उन्होंने कहा होगा। देखिए, केजीएमयू तो इसका बेसिकली नोडल सेंटर है। जो प्लाज्मा थेरेपी की जो हम लोगों ने शुरुआत करी, और उसके बाद में कल भी प्लाज्मा फेरेसिस कई यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में लगाई गई हैं। हम लोगों ने अभी तक जो इसके रिजल्ट देखे हैं, हमने ऐसा नहीं कि मतलब चुनिंदा मरीजों में ही इसको प्लाज्मा थेरेपी को हमने दिया है, इस्तेमाल किया जी। पर निश्चित रूप से क्योंकि कोई भी व्यक्ति है या किसी भी तरीके की साइंस है, उसका डाटा मैच्योर होने में समय लगता है। तो अभी इसके किस तरीके के रिजल्ट आएंगे या किस तरीके का प्रभाव रहेगा, ये तो भी दूरगामी है। फिलहाल हमारे पास में इस समस्या से निपटने के लिए जो भी कारगर उपाय हैं, उन सभी उपायों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन सभी उपायों का हम प्रयोग भी कर रहे हैं। केजीएमयू अपने आप में लगभग 300 से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करा चुका है, और साथ ही साथ जो दूसरे सेंटर्स हैं पूरे के पूरे यूपी के, उन सभी सेंटर्स में प्लाज्मा थेरेपी को प्रमोट करने के लिए भी जो जिम्मेदारी दी गई है, वो हमारे यहाँ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की जो विभाग अध्यक्षा हैं प्रोफेसर तुलिका चंद्रा को, उनको दी गई है, और जिससे कि वो प्रदेश में भी अन्य स्थानों पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू करवा सकें। आरटीपीसीआर को लेकर सीएम पीएम ने कहा कि आरटीपीसीआर की बढ़ाई जाए टेस्टिंग। बिल्कुल सही है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे यहाँ पे तो हम लोगों ने जो, अगर आप देखें तो यूपी ने तो अपनी क्षमता में अभूतपूर्व इजाफा किया है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी एक एक लैब का जो डाटा है, अगर हम केवल अपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 8 लाख, एसजीपीजीआई की करें तो लगभग 5 लाख से ऊपर जो जांचें हैं वो हम कर चुके हैं। पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो लगभग हम लोग 1 करोड़ 80 लाख जांचों से ऊपर कर चुके हैं। तो आरटीपीसीआर से जो बताया है कि भाई आप जल्दी से जल्दी मरीज को या उसके साथ में जो कॉन्टैक्ट में आए हैं उन पेशेंट को ट्रेस कर लेंगे, ट्रेस करेंगे, जाहिर बात है उनको थोड़ा अलग करेंगे और इस बीमारी को प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। सर, यूनिसेफ में आप काम कर रहे हो, जो समन्वय है स्टेट गवर्नमेंट का, जो विभागों का है, उसको किस तरह देखते हो कोविड को लेकर के? बिल्कुल, ये कोविड एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर चुका है जहाँ पे ये किसी एक डिपार्टमेंट या एक व्यक्ति के बस की बात ही नहीं रहा कि इसे मैनेज कैसे कर सके। जो कोऑर्डिनेशन, मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जो कोविड के दौरान सरकार के अलग अलग विभागों में देखा गया, ये किसी भी और प्रॉब्लम को लेके इतना सहयोग नहीं हुआ था। चाहे डेवलपमेंट पार्टनर्स यूनिसेफ के साथ हो या इंटर डिपार्टमेंटल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट और WCD डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए, जो चर्चा हमने की, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सचेत रहें, क्योंकि कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ, अभी जिम्मेदारियां आपकी हैं। ये डॉक्टर हैं जो आपके जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी उतने ही शरीक होइए कि ये बीमारी बढ़े ना, आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और इस समाज सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार कार्यक्रम आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।